साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग 67वीं बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट सीरीज है यह एडुटेरिया के द्वारा जो टेस्ट सीरीज की एक 15 सेटों की एक मॉक टेस्ट निकाली गई है उसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, इसका पहले मॉक टेस्ट को देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाने का अधिकार है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसमें राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहां देखिए, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा अर्थात अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों मतलब मनोनीत सदस्यों की बात यहाँ नहीं की जा रही है, तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सम्मिलित रूप से होगा। और विधान परिषद के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होंगे। आगे चलते हैं। नीति निर्धारक तत्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन को बताना है। देखिए, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। तो ये जो लिखा है कि इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ये कथन गलत है क्योंकि ये आपके वाद्य योग्य नहीं होते हैं। जबकि अन्य जो कथन है कि संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख है। दूसरा, आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया, ये भी सही है। तीसरा, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। तो ये सभी कथन आपके सही हैं। आगे चलते हैं। किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी। तो किसने की थी, ये LM सिंघवी समिति ने की थी। किसने, LM सिंघवी समिति ने की थी। तो देखिए, डॉक्टर LM सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है और वर्ष 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसमें जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। पहले 10 मूल कर्तव्य थे, फिर जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और जोड़ा गया और इस प्रकार से कुल जो है भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान जो है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे से संबंधित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा करता है, अनुच्छेद 253 253 करता है। केशवन भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है। तो यह है आधारभूत संरचना के खंडन का, ठीक है, संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत खंडन का नहीं। तो सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। यह निम्नलिखित में से क्या है। तो यह जो है आपका भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप अर्थात सी ऑप्शन सही है। देखिए, संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन करते हुए कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। वहीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। आगे देखते हैं। 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसके अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई थे। जबकि दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में बना था जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। आगे चलते हैं। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है। कौन सा गलत है। तो इसमें देखिए, पहला, वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये सही है। दूसरा, वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये कथन आपका गलत है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। चौथा, पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये सही है। तो दूसरा और तीसरा आपका गलत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया। तो 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से।
किस शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा लिए हुए अंकित किया गया है? समुद्रगुप्त को किया गया है। किसको? समुद्रगुप्त को। ये गरुण अंकित मुद्रा पर उसे बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रतापी राजा था और इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था या कहा है। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे अमाजू कहा जाता है। क्या कहते हैं? अमाजू कहते हैं। जबकि बहुत जो है ये क्या होता है? तो ये लड़की के विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार होता है। ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है आपका नौदा टोली से मिला है। कहाँ से? नौदा टोली, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से अनाज के सबसे बड़े साक्ष्य मिले। लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तथा नवीन उत्खनन से राखी गढ़ी सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र बन गया है। आगे चलते हैं। 14वीं सदी पूर्व का बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो बोगज कोई है ये आपका एशिया माइनर से प्राप्त हुआ। कहाँ से? एशिया माइनर। और ये कहाँ पर है? तुर्की में है। इस अभिलेख से अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों का मूल प्रदेश जो है वो मध्य एशिया था। इस पर इंद्र, वरुण, मित्र, नाशल्य देवताओं के नाम है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? तो संपूर्ण श्रीलंका की बात कर रहे हैं तो राजेंद्र प्रथम ने। जबकि श्रीलंका को सबसे पहले विजित किसने किया था? तो इसका श्रेय जो है वो विजय राज को जाता है। मतलब श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था सबसे पहले विजय राज प्रथम ने। जबकि संपूर्ण श्रीलंका को जो प्रश्न पूछा गया है वो राजेंद्र प्रथम थे। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। देखिए, इस आंदोलन का नारा करो या मरो था, सही है। आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ये भी सही है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था, नहीं, ऑपरेशन 10 आवर नहीं बल्कि ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, तो दूसरी गलत है। डी, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था, नहीं, इन लोगों ने समर्थन नहीं किया था, विरोध किया था। तो सी और डी दोनों ही गलत है, इसलिए ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हैं आपके कपिल हैं। कौन है? सॉरी, गौतम है, ऋषि गौतम। तो इनका नाम क्या रहा? महर्षि अच्छपाद गौतम, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का। देखिए, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी A.O. ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी। इसके प्रथम अधिवेशन की शुरुआत 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होती है तथा दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन गलत है वो बताना है हमें। 1938 से 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है। दूसरा, जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, ये कथन आपका गलत है क्योंकि द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना इन्होंने जर्मनी के विदेश मंत्रालय की समर्थन या सहायता से की थी, तो बी वाला गलत हो गया। जबकि अन्य सही है, सी ऑप्शन। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन किया। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया, ये सभी सही है। मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो इसकी शुरुआत जो है औरंगजेब के द्वारा की गई थी। औरंगजेब मुगल साम्राज्य पर लंबे समय तक शासन करने वाले शासकों में अकबर के बाद द्वितीय स्थान पर था। उसने जजिया कर को गैर मुस्लिमों पर भी लगा दिया और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आता है? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आता है, ठीक है। और यह 1333 से लेकर 1342 तक रहता है। यहाँ पर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई? तो इसमें इन सभी को बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमीचंद, इन सभी को इसमें फांसी दी गई थी। ई ऑप्शन। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रोलेट एक्ट के तहत सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी, सही है। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाई, ये भी सही है। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित थी, ये भी सही है। जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई, नहीं, ये गलत है, ठीक है। इन्हें पदोन्नति नहीं दी गई बल्कि इनकी छुट्टी करके जो है इन्हें भेज दिया गया था, वापस बर्खास्त करके ब्रिटेन भेज दिया गया, जहाँ पे ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद में उनकी प्रशंसा की गई और उसे
सोर्ड ऑफ ऑनर उपाधि से सम्मानित किया गया? तो यहां पर डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़िया के आगे फेंका जा रहा है? खान अब्दुल गफ्फार खान का यह कथन था। आगे चलते हैं, अगला है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था? तो 58 से अभिप्राय ये था राजस्व विभाग से। किससे था? राजस्व विभाग से। तो विजयनगर साम्राज्य में राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था और भूमिकर को शिष्ट कहा जाता था। यह कुल उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। अगला है सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिला लिया था? तो ये मिलाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, हालांकि दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, किंतु उन्हें सल्तनत में शामिल नहीं किया गया था। अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो किसने की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन से था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? डेजियो नहीं, राजा राम मोहन राय थे। देखिए, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी और 1885 में इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया। 1855 में 1855 में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देखिए, इनके द्वारा 1899 नासिक में मित्र मेला की स्थापना की और 1904 में जो है यही संस्था अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाती है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निश्चित बर्बादी किसने घोषित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। जबकि गांधी जी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। टीपू सुल्तान था अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया? 1799 में। 1799 में लड़ा गया था। और ये आपका टीपू सुल्तान और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था जो कि 1799 में लड़ा गया था। इसमें अंग्रेज जीतते हैं और टीपू सुल्तान की हार होती है। अगला है, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने 1942 में। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ? 5 मार्च 1931 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये जो नियंत्रण है ये आपका, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली अपनाई समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली अपनाई जाती है जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों पर सरकार या राज्य या केंद्रीय इकाइयों द्वारा संपादित किया जाता है। तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है? तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना होना चाहिए? 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100, दोनों का ऐड करके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2250 कैलोरी। आगे चलते हैं, यहाँ पे मिलान कर देना है। मसाले के लिए जम्मू कश्मीर है, मसाले के लिए जम्मू कश्मीर है। काली मिर्च के लिए केरल है। केसर के लिए एक सेकंड, यहाँ गड़बड़ मिला दिया हम लोगों ने। केसर के लिए आपका जम्मू कश्मीर है, काली मिर्च के लिए
केरला है, हल्दी के लिए आंध्र प्रदेश है और जीरा के लिए राजस्थान है। इस प्रकार से मैच करा देते हैं तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा हो जाएगा? 4, 3, 2, 1 बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? तो जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसे ही दी जाती है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? शिव रामन सिंह समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। हरित क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न संबंधित है, पीली क्रांति जो है ये मक्का से, श्वेत क्रांति दूध से है, परंतु पीली क्रांति यहां पे जो है, पीली क्रांति, एक सेकंड, ये मक्का संबंधित नहीं है बल्कि तिलहन संबंधित है, ठीक है। और कृष्ण क्रांति जो है ये कपास से नहीं बल्कि पेट्रोलियम संबंधित है, इसलिए ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? सोवियत संघ की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मतलब अंतर्गत किया गया था। निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन सन्निकट मुद्रा कौन है? तो इसमें आपका देखिए, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां, ऋण पत्र तथा डिवेंचर, बैंकों की कुल जमा राशियां, कंपनियों के शेयर इत्यादि मूल्य का संचय करते हैं, इसलिए ये मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन करते हैं, इनको ही सन्निकट मुद्रा कहा जाता है, अर्थात ई ऑप्शन। आगे चलते हैं। एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वास्तविक आय जो है अपरिवर्तित रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वास्तविक आय का संबंध वास्तविक क्रय शक्ति की गणना से होता है। कीमत और मौद्रिक आय में समान अनुपात में वृद्धि से क्रय शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस कारण वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा। आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? तो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। कितनी है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में 39% है, जबकि बिहार का इन राज्यों में चौथा स्थान है, ठीक है। चतुर्थ और संघ राज्यों को मिला लें तो 5वें स्थान पर है नीचे से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो इसमें देखें, अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु जो है ये आपकी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो किसकी नहीं लगती है? मणिपुर की नहीं लगती है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आपका असम, पश्चिम बंगाल इत्यादि में जो है, इत्यादि मतलब ये जो है ये बांग्लादेश के साथ भारत की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़, उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं किसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो ये जो है आपकी भूमध्य सागर की, किसकी हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, आपका बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, मानाला दर्रा जो है ये आपका कहाँ पे है? सिक्किम में नहीं है बल्कि उत्तराखंड में। मानाला दर्रा सिक्किम में नहीं, उत्तराखंड में। जलेपला सिक्किम में है। जलेपला आपका कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। तो यहाँ पर देखिए, मानसरोवर एवं कैलाश जाने का रास्ता जो है वो आपका माना दर्रा से ही होकर गुजरता है, और माना दर्रा, लमलंग दर्रा और मुलिंग दर्रा तथा थांगला दर्रा आदि जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। नामचा बरवा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? नामचा बरवा जो है हिमालय किस श्रेणी में स्थित है? तो ये आपका हिमाद्री या बृहद हिमालय की श्रेणी में स्थित है। आगे देखते हैं। पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक मिलती है? तो पटना में जो है ये उत्तर दिशा से आकर के आपको गंडक नदी से मिलती है। तो देखिए, उत्तर दिशा से घाघरा के मतलब गंडक के अलावा घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती तथा कोसी मिलती हैं। दक्षिण भारत में दक्षिण दिशा में जो है यहाँ पे सोन, पुनपुन, फल्गु आदि नदियाँ गंगा में मिलती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
नदियों की विसर्ग वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? इसे मन कहते हैं। क्या कहते हैं? मन कहते हैं। बिहार में टोल क्षेत्र का विस्तार पहले में विस्तार कहां से कहां तक है? बिहार में टोल क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है? तो ये जो है आपका प्राकृतिक तटबंध, एक सेकंड, प्राकृतिक तटबंध की रुकावट के कारण दक्षिण की ओर से आने वाली नदियां गंगा के से समांतर पूर्व की ओर बढ़ती हैं और गंगा में मिल जाती हैं। बरसात के मौसम में इन सभी नदियों का जल बख्तियारपुर से क्यूल तक तटबंध रेखा के दक्षिण स्थित निम्न भूमि पर फैल जाता था, जिससे एक विशाल जलमग्न क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यह भाग ताल क्षेत्र कहलाता है। आगे चलते हैं। चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? तो ये दक्षिण पूर्व बिहार में मौजूद है। 61। मरुद्यान किसे कहा जाता है? रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र जो है ये आपका मरुद्यान कहलाता है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 7 जुलाई 1948 को हुई। वहीं निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए कौन सा सही सुमेलित है बताना। सुमेलित नहीं है ये नहीं, कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो इसमें सी वाला देखिए, लानोज आपका बेंजुला में, ये आपका सही है। जबकि अन्य जो है कंपास दक्षिणी ब्राजील में, पंपास जो है अर्जेंटीना में तथा सिल्वास जो है अमेजन बेसिन में विस्तृत है। अगला है हेलेंस्की किस यूरोपीय देश की राजधानी है? तो ये जो है आपका फिनलैंड की राजधानी है। निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो इसमें देखिए अंगुलिहास जो है ये ठंडी जलधारा नहीं है, ये आपका दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। ठीक है, जबकि अन्य जो है कनारीज, आपका ओयाशियो, हम्बोल्ट, ये सभी के सभी क्या है? ये गर्म जलधारा है। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पे है? बैकाल में। ठीक है, बैकाल में। देखिए आयतन की दृष्टि से देखेंगे तो रूस का जो बैकाल झील है ये सबसे बड़ा होगा, जबकि सतह क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सुपीरियर झील जो कि अमेरिका कनाडा की सीमा पर स्थित है, ये साफ पानी की सबसे बड़ी झीलें हैं। जबकि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। आगे चलते हैं। टॉरेंस जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य में है, पापुआ गिनी के। जबकि बॉस जल संधि जो है ये ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के मध्य में है, और आपका कुक जल डमरू मध्य इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य में है। जबकि मलक्का जल डमरू मध्य जो है ये इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य में है। वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? तो रूस के द्वारा। तो रूस के द्वारा देखिए हीरे का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? रूस में है। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक आपके रूस में भंडार है। जबकि दूसरे स्थान पर कौन सा? बोत्सवाना है। यदि उत्पादन में देखेंगे तो हीरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? रूस द्वारा किया जा रहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। किसी भी देश की घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय जो है शामिल नहीं होते, जबकि अन्य देश की समस्त राजनीतिक सीमा देश के निवासियों द्वारा दो या दो से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले वायुयान या जलयान, देश के विदेशों में स्थित दूतावास। आगे चलते हैं। दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? तो कहां पर है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, और दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे तमिलनाडु आता है। आगे चलते हैं। भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार के पटना में। कहां पर? बिहार के पटना, राज्य के पटना विश्वविद्यालय परिसर में। आगे चलते हैं। संस्कृत मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को। इस बार 150वीं जयंती थी इनकी। यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक आपका सऊदी अरब में है। ठीक है,
सर्वाधिक जो है, एक सेकेंड, सर्वाधिक की बात करेंगे तो 35 लाख प्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में है, मतलब यूएई में, ये सी ऑप्शन। फिर उसके बाद जो है 27 लाख अमेरिका में, और फिर 25 लाख सऊदी अरब में है। एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो किसने कितनों का किया है? 143 उपग्रहों का, 143। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन सी बनी है? तो पीवी सिंधु है, पीवी सिंधु है। तो इसमें देखें तो ये जो है 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय और देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। इन्होंने रियो 2016 में रजत पदक के बाद टोक्यो 2020 में 20 के खेलों में कांस्य पदक जीता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य का है? तो इसमें आपका कर्नाटका का है। किसका है? कर्नाटका का है। फिर इसके बाद दूसरे महाराष्ट्र, फिर तीसरे पे तमिलनाडु आता है, और बड़े राज्यों में बिहार अंतिम स्थान पर आता है। इपिक का विस्तारित नाम क्या है? तो इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है। आगे चलते हैं। 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है, महावीर चक्र से। इन्होंने जून 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से बहादुरी से लड़ते हुए ये शहीद हो गए थे। द लवर ऑफ बहोलपुर ये पुस्तक किसकी है? तो ये राहुल पंडिता की है। किसकी है? राहुल पंडिता की। यह पुस्तक पुलवामा आतंकी हमले पर आधारित है। अगला प्रश्न है 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो यह जो है आपका थप्पड़ मूवी को। किसको दिया गया है? थप्पड़ मूवी को दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इरफान खान को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है तापसी पन्नू को दिया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो एन.बी. रमन्ना बने हैं। कौन बने हैं? एन.बी. रमन्ना बने हैं, और इन्होंने अरविंद बोबड़े का स्थान ग्रहण किया है। अगला है अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला, यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाया जाएगा। सही है। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया। यह भी सही है। तीसरा, देश के 6 स्थानों जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु में वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह भी सही है। डी, इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया, जिसमें देश के 259 हस्तियों को शामिल किया गया। तो ये सभी कथन जो है यहाँ पर सही है, कोई गलत नहीं है। तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी वर्ष 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के खरीद आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान है। ठीक है। जबकि पहले स्थान पर कौन है? सऊदी अरब है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुई। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन है। ए ऑप्शन। आगे देखते हैं। हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखते हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री कौन है? निकोल पाशिनियन है। जबकि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं। सीरिया के राष्ट्रपति स्टेबैन ओकान नहीं है, बल्कि बशर अल असद है यहाँ पर। पेरू के प्रधानमंत्री गुइडो बेलिडो हैं। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 या 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो है आपका तमिलनाडु ने। किसने जीता है? तमिलनाडु ने बड़ौदा को हरा करके जीता है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह जो कि 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, और इसकी थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के
लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तराखंड की। कहाँ की? उत्तराखंड की बनी थी। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है। किसने की है? राजस्थान सरकार ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। यह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म अलंकरण, इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्रदान किए गए हैं? तो कुल आपके 119 प्रदान किए गए। कितने? 119, जिसमें से 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री दिया गया है। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बोले को उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में किया गया, जिसमें पहली बार भारत की वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया और इसमें कई सारे देशों ने, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहरीन इत्यादि देशों ने पार्टिसिपेट किया। अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाइए। तो अवरोही क्रम में आप देखें, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए, इसमें आपका आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल है इसमें? तो ये 7 योजनाएं उनको एक बार देख लीजिए। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ शहर विकसित शहर, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचना, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। आगे चलते हैं। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? 2.97% रहा है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो कहां बनाया जाएगा? मुजफ्फरपुर में। कहां पे? मुजफ्फरपुर में। तो केंद्र सरकार द्वारा भारत के 42 मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं, जिसमें से बिहार में जो बनेगा वो मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में इस मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया था? तो ये आपका अरवल के कुर्था को चुना गया था। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है IFI 2021 में फोकस राष्ट्र कौन सा था? तो ये बांग्लादेश था। अभी हाल ही में लेटेस्ट वाला जो भी, उसका भी आयोजन हो चुका है। आगे चलते हैं। 2022 में 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये शिखर सम्मेलन जो है 2022 में जर्मनी में किया जाएगा। कहाँ पे? जर्मनी में। जबकि जो 47वां भी हाल ही में हुआ है वो आपका यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में किया गया था। आगे चलते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1929 में, नवंबर 1929 में हुई है। देखिए, नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर आयोजित एक सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर होता है? तो ये पटना के बांकीपुर में हुआ था। कब? 1912 में हुआ था। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? RN मधोलकर ने की थी और ये 27वां अधिवेशन था। आगे देखते हैं। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रीगेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये FG स्लाई थे। कौन थे? FG स्लाई थे। ये मध्य प्रदेश के आयुक्त थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के आयुक्त थे। आगे चलते हैं। प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? तो इसमें देखिए, इसमें मुजफ्फरपुर जो है वो शामिल नहीं था। पटना, शाहबाद, गया ये सभी शामिल थे। देखिए, 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसमें दक्षिण बिहार का पटना, गया, शाहबाद का क्षेत्र शामिल था। बिहार में अंग, लिच्छवी और मगध महाजनपद थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किस या किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है आपके अवशेष सारण के चिराद और वैशाली के चेचर से प्राप्त हुए, इसलिए ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शेर शाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी
बनाया था। तो इन्होंने 1541 में 1541 में जो है पाटलिपुत्र को बिहार की राजधानी बनाया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। देखिए 1587 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार और बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा था। मान सिंह ने रोहतासगढ़ को प्रांतीय राजधानी बनाया था। वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? तो ये डच कंपनी की फैक्ट्री थी। ठीक है। अंग्रेजों की फैक्ट्री कहाँ पे थी? ये गुलजार बाग में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस। प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से रहा है? वैशाली नगर से। ये वैशाली की क्या थी? वैशाली की नगर वधु थी और ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थी। किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। कहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अथर्ववेद में बिहार के लिए व्रात्य शब्द की चर्चा है, जबकि ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। क्या कहा गया है? कीकट का प्रदेश कहा गया है। आगे चलते हैं। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम प्रवेश करते हैं तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि केवल आवृत्ति है जो परिवर्तित नहीं होती है, जबकि अन्य जो है तरंग दैर्ध्य हो गया, वेग हो गया, ये सभी के सभी जो है परिवर्तित हो जाएंगे। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखिए, मैनोमीटर गैसों के दाब के लिए, पायरोमीटर उच्च ताप के लिए, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता के लिए, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता के लिए, ये सभी के सभी क्या है? सुमेलित हैं। ये ऑप्शन। एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया? कुल 7 को स्वीकार किया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से पदार्थों के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक कौन सा है? लिटमस है, हल्दी है, वनीला है, लौंग है, ये सभी के सभी हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। आगे देखते हैं। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें देखिए जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? मेढक के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है आपका? तो देखिए, त्वचा से सांस लेता है, सही है। शक्ति शीत रक्त प्राणी है, ये भी सही है। कांतरण में आंत बड़ी हो जाती, नहीं, कांतरण में आंत छोटी हो जाती है। इससे मांसाहारी भोजन के पाचन में सहायता मिलती है। तब मेढक वातावरण के अनुकूल से अपने शरीर का तापमान कम और अधिक कर सकता है। और ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये सब सही है, केवल सी वाला आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो ये आपकी कौन सी दवा है? एलिथ्रीन है। कौन सी है? एलिथ्रीन है। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाले एलिथ्रीन एक बीजीय पौधे से प्राप्त होते हैं। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? 1 टन के बराबर, तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। मानव शरीर के भार का कुल कितना भाग ऑक्सीजन होता है? तो कुल 65% भाग जो है वो आपका ऑक्सीजन होता है, जबकि 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 1.4% कैल्शियम तथा 1.1% फास्फोरस होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए, मैग्नीज फर्टिलाइजर के लिए, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, तांबा गैल्वेनीकरण के लिए होता है, जबकि जिंक जो होता है वो गैल्वेनीकरण के लिए होता है, तांबा नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही नहीं है। फास्फोरस का कौन सा अपरूप अधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो श्वेत फास्फोरस। कौन सा? श्वेत फास्फोरस। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल में सर्वाधिक होती है? तो देखिए, अम्ल में जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें H2SO4 और HNO3 दोनों होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों होता है, परंतु इसमें 70% भाग जो होता है वो आपका क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो इसमें आपका जिंक फॉस्फाइड और पोटेशियम साइनाइड, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती? तो नाइट्रोजन की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। कौन सी है? स्टेपीज है, जो कि मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे
बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्त्रावित करती है। तो ये कौन सा है? ये अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। जबकि ऐसे देखा जाए तो ऑशियम है। क्या है? ऑशियम है। जबकि सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तो शकरकंद जो है ये तना का उदाहरण नहीं, जबकि आलू, गन्ना, अदरक ये तना का उदाहरण है। शकरकंद का संग्रह अग्र जड़ में होता है। सलजम, गाजर और शकरकंद जड़ों की श्रेणी में आते हैं। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला रोग कौन सा है? होने वाला अंग कौन सा है? तो इससे प्लीहा या तिल्ली, जिसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है, ये अंग प्रभावित होता है। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता क्या कहलाते हैं? जिनका स्रोत जो है वो पादप नहीं होता उसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो डेमेशिया जो है यह अनुवांशिक रोग नहीं है, जबकि ये क्या है? एक मानसिक विकार है। मतलब याददाश्त की समस्या से संबंधित एक रोग होता है, ना कि अनुवांशिक रोग। तो जबकि अन्य हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, वर्णांधता ये सभी अनुवांशिक रोग हैं। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट करता है। आगे देखते हैं। कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कैंसर की बात नहीं की गई है। जो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 इस्तेमाल करते हैं, कोबाल्ट 60 करते हैं, वहीं कैंसर के उपचार में आयोडीन 131 भी करते हैं। ठीक है। जबकि ट्यूमर का पता लगाने में ऑर्सेनिक 74 का इस्तेमाल करते हैं, और परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 करते हैं। तो ई ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पर। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो इसमें क्या होता है? अमोनिया होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? तो ये आपका कहाँ भंडारित होगा? यकृत में भंडारित होता है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? तो इसमें आप देखेंगे इसकी कमी से रतौंधी होता है और जीरोफ्थेल्मिया होता है। तो इसलिए ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये इससे आपका बर्ड फ्लू होता है। ठीक है, बर्ड फ्लू। तो H9N2 है, इसके अलावा H5N1 भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही इन्फ्लुएंजा वायरस एक दुर्लभ प्रकार का वायरस है। दोनों ही वायरस एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू रोग का कारण बनते हैं। आगे चलते हैं। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, इसके लेखक अरस्तु हैं। अब इससे आगे 10 क्वेश्चन जो है आपके मैथ के हैं उसको हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।